Hello students, I welcome you all on the YouTube platform of the हिंद गुरु एकेडमी। देखो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स, जहां बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे और हम पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप आज हम देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, दैट इज अगर हम सिलेबस की अगर बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना होता है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम चार चीजों को कवर करते हैं। एक तो आप बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, और उसके अलावा आईपीएक नेमिंग, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी में आ जाएगा, आइसोमेरिज्म आ जाएगा और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब एनसीईआरटी के अंदर ये एक चैप्टर के अंदर आप बेसिकली टोटल चार चीजों को आप यहाँ पे कवर करोगे। अगर अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह आप देखिएगा तो उसमें ये आपको अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से मिलेगा, लेकिन ये चारों ही चैप्टर इसी के अंदर आता है। हम भी यहाँ पे वन बाय वन चैप्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके हम लेक्चर लेकर के डिस्कस करेंगे, और आईपीएक नेमिंग के, जीओसी का, आइसोमेरिज्म का और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर इनको पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। फिर हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। यहाँ से हमारा ये हो गया क्लास 11th। ये आपका पहला और दूसरा जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज बेसिक्स वाला पार्ट, मतलब नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये चैप्टर्स आते हैं क्लास 11th। और हाइड्रोकार्बन के बाद हेलो एल्केन्स से हम लोग क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, जिसको आप एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बोलते हो। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये भी क्लास 12th है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस है। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला चैप्टर हम सम बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में तो हम कुछ बेसिक चीजों की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम फिर नोमेनक्लेचर वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में एक हमारे पास पुराना डेफिनेशन है। जब केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता था कि देखो आप यहाँ पे नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है, ये वर्ड जो है ये डिराइव किया गया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म बोलने का मतलब क्या हो गया? मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। एनिमल्स, जैसे प्लांट, एनिमल्स और प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो पहले क्या बताया जाता था, जब केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया गया कि वैसे कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड किया जाता है, प्लांट से, एनिमल से, उसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। हालांकि बाद में ये डेफिनेशन चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज पढ़ते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस नाम के, बर्जीलियस ने क्या बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स होता है, उसके अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक मतलब एक मिस्टीरियस टाइप की फोर्स, जिसको वाइटल फोर्स बोला गया। एक ऐसा फोर्स जिसे हम मतलब आप उसे कैलकुलेट वगैरह नहीं कर सकते, तो मतलब वो बस ऐसा गेस किया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड अगर हो रहा है तो इट मींस एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कुछ तो ऐसे एक मिस्टीरियस टाइप की एक नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी यही बोलता है in living organism that is animals and plants, there exist a vital force which are responsible for formation of organic compounds.
फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये है बर्जीलियस का स्टेटमेंट, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बर्जीलियस ने बतलाया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक नेचुरल फोर्स, एक मिस्टीरियस टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसे वाइटल फोर्स बोला गया, और दैट वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उनके हिसाब से तो यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल चीजों से, एनिमल्स और प्लांट से ही ऑब्टेन किया जा सकता है। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया वॉलर नाम का, तो एक वॉलर नाम के एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक प्रिपेयर्ड किया लैब में। जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया जाता था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड होगा, लेकिन वॉलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। वॉलर वाज द फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड organic compound in laboratory। तो देखो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले वॉलर ने लैब में बनाया। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को आप जैसे ही हीट करोगे तो यहां से एक कंपाउंड बना NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसे हम बोलते हैं यूरिया। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वी आर प्रिपेयर्ड इन लैब। और इसे कैसे बनाते हैं, तो अमोनियम साइनेट को हीट करके। इसे किसने बनाया, तो वॉलर। वॉलर पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर्ड किया। तो अब जो हमारे पास पुराना डेफिनेशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे ही बोलेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होगा, तो अब उस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया और यहाँ सब नए ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। तो नया जो कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में बताया गया सिंपल सा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर organic compound. These compounds are derivative of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन्स आप समझते हो, हाइड्रोकार्बन्स हम उसे बोलते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। तो आज के बाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नया डेफिनेशन आया वो ये है कि जो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन किया जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स बोलने का मतलब क्या हो गया, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक कंपाउंड हम ले लेते हैं, इसके अंदर ये CXHY। तो CXHY, तो आप देखो X और Y का हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं कि वो कितना भी कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम हो सकता है। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो और एक हाइड्रोजन को हटा करके हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हम लगा दिए OH। एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा करके इसमें OH लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CX। हाइड्रोजन एक हटा देंगे तो हाइड्रोजन Y माइनस हो गया और यहाँ से आ गया OH। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These are also organic compounds। तो आप सिंपल सा मतलब समझिए, जैसे हम मान लीजिए कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के।
जैसे CH4 मेथेन, इस ये हाइड्रोकार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, इसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलिएगा। CH4 में से हम एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर दिए, मतलब अब कार्बन के साथ 3 ही हाइड्रोजन अटैच्ड है और उसके जगह पे मान लो हम लगा दिए OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये बन गया मेथेनॉल। तो दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये कंपाउंड किससे डिराइव होकर के आया, हाइड्रोकार्बन से। अगर हमसे कोई ये पूछे जैसे CH3 हो गया, OH की जगह आप लगा दो फ्लोरीन लगा दो, CH3 क्लोरीन लगा दीजिए, ये सब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। ये सब कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। आपको कुछ एग्जांपल हम बताते हैं जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे अगर कोई आपसे पूछे अमोनिया के बारे में, अमोनिया क्या हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन अमोनिया क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए एटलीस्ट उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंस होना जरूरी है। कोई अदर एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। तो अमोनिया के अंदर आप देखिए सिर्फ हाइड्रोजन है, तो अमोनिया इज नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कीजिएगा तो यहाँ पे कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हुआ। अगर आप वाटर की बात कीजिएगा तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हुआ। तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होगा, जैसे C6H6 बेंजीन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। जैसे आप ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। जैसे C12H22O11, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। जैसे आप ईथर ले लीजिए, CH3OCH3, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉडर्न डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा और हाइड्रोकार्बन से अगर कोई कंपाउंड को हम ऑब्टेन करते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चूंकि हम इस चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन एटम का प्रेजेंट होना तो जरूरी है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बन एटम के बॉन्डिंग के बारे में कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा। जानते हैं कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड, मैक्सिमम कार्बन जो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा दैट इज 4। तो एक बार हम देख लेते हैं कार्बन कैसे 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। अगर कार्बन एटम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, 1s2, 2s2 और 2p2। अगर आप इसके ग्राउंड स्टेट में इसके वैलेंस शेल का अगर देखिएगा आप, तो यहाँ पे ये हो गया इसका वैलेंस शेल, यहाँ पे हो जाएगा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। इसके एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल हो सकता है, तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे बचेगा एक इलेक्ट्रॉन और बाकी इसमें आ जाएगा, तीनों ही ऑर्बिटल में आ जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन एटम के जो एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये टोटल कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, ये टोटल 3 कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। सॉरी, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कितने कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, मैक्सिमम 4 कोवैलेंट की। तो कार्बन एटम की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगा वो कितना होगा, 4। आप कार्बन एटम में कभी 5-6 बॉन्ड नहीं बना सकते हो, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। दैट इज कार्बन एटम फॉर्म मैक्सिमम 4 कोवैलेंट बॉन्ड, मैक्सिमम 4 कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आप देखते हो CH4, तो CH4 के अंदर कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन की जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये है कार्बन की बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। देखो, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो इससे पहले आप थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम केमिकल बॉन्डिंग की बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जहां तक पॉसिबल होगा जो बेसिक चीजों को वो हम यहाँ पे बात कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको केमिकल बॉन्डिंग को ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन की हम डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताएंगे कि कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन एटम 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज हो सकता है, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है। कार्बन sp कब हाइब्रिडाइज होगा, जब कार्बन एटम के पास टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड।
कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? जब कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड। और कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कब होगा? जब इससे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड होगा। जैसे हम इस पे एग्जांपल करके आपको बताते हैं। जैसे मान लो आपको एक स्ट्रक्चर देते हैं सी, जैसे इस स्ट्रक्चर में अगर आपको सारे कार्बन एटम के अगर हाइब्रिडाइजेशन को पता करना हो तो हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, उस कार्बन एटम के सराउंडिंग में देखेंगे कि उससे कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है। अगर आपको पता हो तो मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर कोई डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे चेक करते हैं, पहले कार्बन पे चेक करते हैं, तो इस कार्बन से आप देखिए इससे कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखो इससे ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो टोटल इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। यहाँ पे आप देखिए इस कार्बन के पास तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और इधर डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा इधर भी हो गया, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन एटम के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। यहाँ पर देखो आप ध्यान से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। अब अगर आप इसके सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट कीजिएगा तो एक सिग्मा तो आपको इधर ही दिख रहा होगा, 2 सिग्मा और एक सिग्मा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। यहाँ पे देखो आप इस कार्बन के डबल बॉन्ड है दोनों साइड, तो एक सिग्मा इधर होगा और एक सिग्मा इस साइड होगा, तो टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस कार्बन को देखिए, एक सिग्मा, 2 सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। इसमें आप देखो ध्यान से, एक सिग्मा इधर दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, तो 2 सिग्मा हो गया, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp। इस कार्बन को देखो, यहाँ पे एक सिग्मा है और इधर भी एक सिग्मा है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp। कार्बन के दोनों ही साइड देखना है, एक साइड ही नहीं देखना है, तो बस हमको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। इस कार्बन पे आप देखिए एक सिग्मा इधर है, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड इसके साथ भी अटैच्ड है, तो हम इसको, इस बॉन्ड को इसके लिए भी हम काउंट करेंगे। तो एक सिग्मा आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक सिग्मा यहाँ दिख रहा है, एक सिग्मा यहाँ, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp2। सिमिलरली इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा और इसका भी sp हो जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर को आप खुद से ड्रॉ कीजिए और उसको फिर आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp, sp2 और sp3। देखो ये sp, sp2, sp3 कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो कार्बन के s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। sp2 कहने का मतलब क्या हो गया कि एक s और 2 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। sp3 कहने का मतलब क्या हो गया? एक s और 3 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। देखो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर कोई एटम लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करता है या मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। और जो कार्बन एटम है ना, इस कार्बन एटम के अंदर काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है कैटिनेशन का। और भी एलिमेंट्स के पास होता है, सल्फर भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, फास्फोरस भी शो करता है, लेकिन जितना कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी कार्बन एटम की है, उतना नाइट सल्फर की और फास्फोरस की नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज का पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म
टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन, या टेंडेंसी टू फॉर्म चेन, लॉन्ग चेन with itself or other atoms, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज में टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी, और कार्बन की लॉन्ग चेन भी पॉसिबल हो सकता है। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ काफी लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो एटम्स की प्रॉपर्टीज होती है ना लॉन्ग चेन बनाने की, इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो लॉन्ग चेन बनाने की तो और भी मॉलिक्यूल्स के पॉसिबिलिटी है। जैसे आप सल्फर की बात करोगे तो सल्फर का भी इस तरीके से हम लोग लॉन्ग चेन बनाते हैं, चेयर फॉर्म टाइप का, इस तरीके का। इसको हम S6 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सल्फर का, चेयर फॉर्म में। तो लॉन्ग चेन तो ये भी बनाता है। जैसे फास्फोरस की आप बात कीजिएगा तो फास्फोरस का भी इस तरीके का लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है, जिसमें एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ पॉलीमेरिक चेन के साथ इस तरीके से अटैच रहता है। ये चेन इधर कंटिन्यू रहेगा, ये चेन इधर कंटिन्यू रहेगा। कई सारे P4 यूनिट्स, ये जो यूनिट्स है ना, इस यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, P4 यूनिट्स। तो कई सारे P4 यूनिट्स एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन में एसोसिएट हो जाता है। तो लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टीज तो फास्फोरस में भी है, सल्फर में भी है, कार्बन में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज टेंडेंसी शो करता है कार्बन एटम। और इसीलिए क्योंकि कार्बन एटम की लार्ज टेंडेंसी होती है कैटिनेशन शो करने का, तो बहुत सारे मिलियंस और ट्रिलियंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे हम आपको एक पॉइंट लिख देते हैं, कार्बन एटम हैज लार्ज टेंडेंसी टू शो catenation and hence there exist millions or trillions of organic compound, तो अब चूंकि इतने लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को याद रखना तो मुश्किल है, तो हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो IUPAC नेमिंग जो कॉन्सेप्ट आया, ये रूल्स जो आया, इसीलिए आया क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्टेंस में है, तो सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास उसको नेमिंग करने के रूल्स हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग की तरफ। तो नेमिंग से पहले कुछ चीजें पहले बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक उसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, आप समझिए। देखो पहले तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन carbon atom is represented by end point और corner point। अगर किसी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में एंड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट होगा तो उसे हम बोलेंगे कार्बन एटम। देखो अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कोई और एटम आता है तो कोई और एटम को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हम अपने मन से उसको कोई एटम नहीं मान सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपको इस तरीके के एक स्ट्रक्चर बना करके दे दिया जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर में देखो ये क्या चीज है, ये एंड पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो हम एंड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट को क्या मानते हैं, कार्बन। ये सब एटम क्या होगा, ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, कार्बन एटम है। अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरीके से तो कार्बन एटम से ये कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम और ये भी कार्बन एटम।
ठीक है। और जो यहाँ पे कार्बन एटम की जो बाकी वैलेंसी बच रहा है, चूंकि कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो आप देखो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तभी इसके साथ 3 बॉन्ड और एसोसिएट होगा, तो वो 3 बॉन्ड्स की वैलेंसी को कौन पूरा करेगा, तो हाइड्रोजन एटम। एंड रिमेनिंग वैलेंसी is completed by हाइड्रोजन एटम, इज कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में अगर बात करें कार्बन से, देखो इस कार्बन पे, पहले कार्बन पे अगर हम इसको C1 बोल देते हैं, C2 बोल देते हैं, सॉरी C2 बोल देते हैं, और ये C3 और ये C4, तो C1 कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि C1 कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो अभी वहां पे 4 बॉन्ड्स पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन एटम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 ही हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो अगर इस कंपाउंड का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टोटल कितने कार्बन एटम है, 4, तो 4 कार्बन एटम है, मतलब C4। और हाइड्रोजन की बात कीजिएगा तो 3, 3 और 2 5 और 2 7, 7 3 कितना हो गया, 10। तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C4H10। तो देखो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी अगर कोई दूसरा एटम हुआ तो उसमें उस जगह पे वो मेंशन किया रहेगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट होगा ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख करके दे दिया गया है, अगर ऑक्सीजन इस कंपाउंड के अंदर है तभी लिख करके दिया जाएगा, नहीं रहता तो फिर नहीं दिया जाता। तो अब यहाँ पे चूंकि ऑक्सीजन लिख के दे दिया गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहाँ पे फिर कार्बन ही होगा, और यहाँ पे कार्बन ही होगा। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, तो देखो पहले कार्बन, कार्बन से फिर ऑक्सीजन, फिर इससे कार्बन अटैच्ड है, और फिर यहाँ से कार्बन अटैच्ड है। तो रिमेनिंग वैलेंसी को पूरा कीजिए, उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो टोटल जो यहाँ पे फॉर्मूला जो बन जाएगा इस कंपाउंड का C3, 3 कार्बन है तो C3 हो जाएगा, हाइड्रोजन चेक कीजिएगा 3, 3 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन हो जाएगा C3H8, और एक ऑक्सीजन है तो C3H8O। और स्ट्रक्चर्स हम इस पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया, और इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा के बेंजीन के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो ये बेंजीन का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें देखो ध्यान से, जितना आपको ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है, ये सब हो गया कार्बन, 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 कार्बन। तो इसके ओपन स्ट्रक्चर अगर हम इसमें ड्रॉ करेंगे, तो कार्बन एटम से कार्बन एटम अटैच्ड है, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2 3 4 5 6, तो C1 कार्बन से देखो C2 कार्बन, फिर C2 कार्बन से C3, C3 से देखिए C4, C4 से C5, और C5 से C6, और C6 से C1, ये इस तरीके से अटैच्ड है। और 1 और 2 कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये इसका हो गया। इसके अलावा अब हम चेक करेंगे क्या कार्बन की चारों वैलेंसी पूरा हो गया, तो इस कार्बन पे देखो 1 बॉन्ड 2 3, तो 1 बॉन्ड और लगेगा, तो सब जगह हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि रिमेनिंग वैलेंसी को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सब जगह एक एक लग जाएगा। तो ये हो गया इसका बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो C6, और सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, C6H6। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं, मान लीजिए आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिया गया, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं pyridine, आप इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, pyridine। अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो भी कॉर्नर पॉइंट है, ये कार्बन है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। इसके अगर हम ओपन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो कार्बन से देखिए यहाँ पे इसको आप बोल दो 1 2 3, ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6, तो C1 के बाद क्या है C2 से क्या अटैच्ड है C3, और C3 से क्या अटैच्ड है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से क्या अटैच्ड है
C5 और C5 से क्या अटैच्ड है C6 और C6 से C1। अब बाकी आप देखिएगा तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन और 5th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 6 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड, इस तरीके से। बाकी आप कार्बन पे चेक करोगे तो कार्बन देखो सब कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रखा है, तो सब जगह क्या होगा एक एक हाइड्रोजन होगा, सब जगह एक एक हाइड्रोजन होगा। तो इस कंपाउंड के अगर हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो टोटल कितने कार्बन एटम हो गए 5, तो C5 और हाइड्रोजन सब पे एक एक है तो H5 और फिर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन C5H5N। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं जैसे मान लो अगर हम इसके ओपन स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये सब हो गया कार्बन एटम, ये कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है। अब इसमें अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया और इसको आप बोल दो 7। तो अभी हम जस्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो देखो C1 कार्बन से C2 अटैच्ड है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, C2 कार्बन से देखिए C7 अटैच्ड है, C2 कार्बन से C3 अटैच्ड है, C3 से C4 अटैच्ड है, C4 से C5 अटैच्ड है और C5 से C6 अटैच्ड है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज और देखोगे 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है और 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इतना करने के बाद अब हम इस पे हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो हाइड्रोजन एटम अगर आप देखिएगा, देखो तो C1 पे अगर देखेंगे तो एक ही बॉन्ड बना हुआ, तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन आपको लगाना पड़ेगा 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। C2 पे देखो तो 3 बॉन्ड बना हुआ है तो आपको 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। C7 में एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपको 3 हाइड्रोजन एटम लगाने होंगे। C3 में देखिए 1 2 3 बॉन्ड बन गया है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। C4 में भी 1 2 3 तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और C5 में आप देखो 1 2 3 और 4, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। और C6 में आप देखिएगा 3 बॉन्ड बना हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो इसका अगर हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो टोटल यहाँ पे 7 कार्बन आइटम है तो C7 और हाइड्रोजन आप काउंट कर लो 3, 1 4, 4 3 7, 1 8, 1 9 और 9 1 10, तो C7H10 इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे हमने बात की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात की है। सबसे पहले आपको बताया गया कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया गया कि ऐसे कंपाउंड जो नेचुरल चीज़ों से ऑब्टेंड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एनिमल से, प्लांट्स वगैरह से ऑब्टेंड होता है। बाद में वोलर नाम के एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। और वो कैसे बनाया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, यूरिया कैसे बना, तो अमोनियम साइनाइड को हीट करने से। तो वहां के बाद से जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन चेंज हो गया। फिर बताया गया अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उस कंपाउंड को बोलेंगे विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। सिर्फ डेरिवेटिव को नहीं, हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उससे ऑब्टेन्ड होने वाले कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। फिर हम बात किए चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम के बारे में बात करते हैं तो हम बात किए कार्बन एटम की बॉन्डिंग के बारे में। तो कार्बन एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। फिर हम नेक्स्ट बात किए कार्बन की एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहलाता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन या फिर मल्टीपल बॉन्ड, खुद के साथ बनाए या किसी अदर एटम, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो कार्बन एटम के अंदर लार्ज क्वांटिटी में कैटिनेशन प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है जिसके कारण कार्बन लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करेगा। और लॉन्ग चेन में आपकी लिमिट नहीं है कि कार्बन 10 एटम से जुड़ेगा या 1000 एटम से जुड़ेगा। तो इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को याद नहीं रख सकते हैं जिसके लिए हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से हमारे पास कुछ रूल्स है जिसके हेल्प से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो उस नेमिंग वाले चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता रहे थे, जिसमें आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, sp, sp2 और sp3। बस आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना होता है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। फिर हम बात कर लिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जो कॉर्नर पॉइंट और एंड पॉइंट होता है वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा और रिमेनिंग वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम से पूरा किया जाता है। अगर कोई अदर एटम प्रेजेंट होगा जिसको आप हेटेरो एटम, देखो अगर रिंग के अंदर कोई अदर एटम है, जैसे यहाँ पे देखिए सारे एटम कार्बन था, एक एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एटम। तो कोई हेटेरो एटम अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो आपको दिया रहेगा। हम अपने मन से ये नहीं मान सकते कि वहां पे हेटेरो एटम हम नाइट्रोजन ले या ऑक्सीजन ले, वो आपको मेंशन रहेगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।